हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल GKYS की। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस फॉरेस्टर बनपाल के प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं। यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इससे पहले हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वो सभी वीडियो जो है हमारा CSBC के पैटर्न पर आधारित हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग GK, GS और हिंदी के टोटल 75 प्रश्नों को देखने वाले हैं और इसमें हमारा साइंस का कुछ न्यूमेरिकल भी है, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का भी, जो कि आपके एग्जाम में आने के बहुत सारे चांसेज हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करेंगे और इस घोषणा के कारण भारत में देशव्यापी विद्रोह शुरू हो गया था? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। सही उत्तर हो जाएगा BP सिंह ने। BP सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे जो कि मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने की घोषणा किए थे। अब बात कर ले मंडल आयोग की स्थापना किसने की थी? तो मंडल आयोग की स्थापना सन 1979 ईस्वी में मोरारजी देसाई ने की थी। किन्होंने की थी? मोरारजी देसाई ने। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचे की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्तंड वर्मा। मार्तंड वर्मा ने कोलाचे की युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त कर दिया था। अब बात कर ले कि कोलाचे की युद्ध कब हुआ, किसके किसके बीच हुआ? तो कोलाचे का जो युद्ध हुआ था वो श्रावणकोर, किनके किनके बीच? श्रावणकोर एवं डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, जिसमें श्रावणकोर के नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो मार्तंड वर्मा कर रहे थे। अगला प्रश्न, मुगल वंश के पहले सम्राट ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्किक में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है? सही उत्तर हो जाएगा बाबरनामा। बाबरनामा के लेखक कौन है? तो बाबर खुद हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा अपनी देसी भाषा चगताई तुर्किक में लिखा थी, उसके आत्मकथा क्या नाम है? बाबरनामा। अगला प्रश्न, कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? सही उत्तर हो जाएगा बक्सर जिला का राजपुर में। कपिलांश धातु उद्योग की जो स्थापना हुई थी वो बक्सर जिले के राजपुर में हुआ था। अब बात कर ले कि आखिर कपिलांश धातु किसका निर्माण करता है? तो कपिलांश धातु जो है वो कास्ट आयरन अर्थिंग इलेक्ट्रोड का निर्माण एवं निर्यात करता है। किसका? कास्ट आयरन अर्थिंग इलेक्ट्रोड का निर्माण एवं निर्यात करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? सही उत्तर हो जाएगा जीवक। जीवक जो थे वो राजा बिंबिसार एवं भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। और बात कर ले कि जीवक के गुरु कौन थे या जीवक किनके शिष्य थे? तो वो थे आत्रेय के। किनके? आत्रेय, महान ऋषि आत्रेय के शिष्य थे। अगला प्रश्न है हमारा, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कविता अमार सोनार बांग्ला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर हो जाएगा इस कविता को बाद में बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। किसको? तो अमार सोनार बांग्ला को। अमार सोनार बांग्ला को रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1905 में लिखा था, जिसे बाद में 1972 ईस्वी में, कब? 1972 ईस्वी में बांग्लादेश ने इसे अपना राष्ट्रगान बना लिया। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली का रूस से अपनाया गया था। भारत ने पंचवर्षीय योजना प्रणाली कहाँ से अपनाया? रूस से। उस रूसी नेता का क्या नाम है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था? सही उत्तर हो जाएगा जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन पहले रूसी व्यक्ति थे जिन्होंने रूस में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। और पंचवर्षीय योजना को कब से कब लागू किया? तो इन्होंने 1928 से 32 के बीच पंचवर्षीय योजना को लागू किया था, जिसके बाद भारत ने पंचवर्षीय योजना को कब अपनाया? तो 1950 में पंचवर्षीय योजना को अपनाया और 1950 में ही
योजना आयोग की स्थापना किया था। योजना आयोग की स्थापना किया किस लिए? तो पंचवर्षीय योजना के कार्य को सुचारू रूप से चलने के लिए। जबकि योजना आयोग को अब खत्म कर दिया गया और उसके स्थान पे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की गठन किया गया था। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते? तो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। यानी कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? तो हमारे नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। बात कर ले इनके उपाध्यक्ष की तो कौन हो जाएंगे? राजीव कुमार। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन? तो राजीव कुमार। और इनके CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन हो जाएंगे? तो अमिताभ कांत। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत। अगले प्रश्न को देखते हैं। सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस IAS अधिकारी ने की थी? सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र सिन्हा ने। किन्होंने? रामचंद्र सिन्हा ने। अगला प्रश्न, दांदेली वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक में। दांदेली वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। यह कर्नाटक के नील नदी के पास में स्थित है। और जो दांदेली वन्यजीव अभयारण्य है वो कर्नाटक के दूसरी सबसे बड़ी वन्यजीव अभयारण्य है। जब बात आ गई दूसरी की तो जान लेते हैं पहली सबसे बड़ी वन्यजीव अभयारण्य कौन है? तो वो कौन सा है? पुष्पगिरी वन्यजीव अभयारण्य। कौन सा? पुष्पगिरी वन्यजीव अभयारण्य। पहला पे कौन है? पुष्पगिरी वन्यजीव अभयारण्य जो है वो कर्नाटक का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। अगला प्रश्न, माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा इटली। माउंट एटना जो है वो इटली में स्थित है। अगला प्रश्न, पोनमुडी दक्षिण भारत के एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यह किस शहर के पास स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। पोनमुडी जिसे केरल के कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है, यह केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अगला प्रश्न, बिहार में लीची उत्पादन है। सही उत्तर हो जाएगा भारत के कुल उत्पादन का 74%। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है? तो सही उत्तर बताइए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल। विभिन्न राज्यों के राज्यपाल को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत किसी भी अपराधी की सजा माफ करने या उसके सजा में फेरबदल करने का अधिकार है। जबकि यही सेम अधिकार राष्ट्रपति को भी है, लेकिन राष्ट्रपति का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा भारत की नागरिकता से। अनुच्छेद 5 से 11 जो है भारत की नागरिकता से संबंधित है और यह भाग 2 में वर्णित है। भाग 2 में वर्णित है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है? 300A किसकी गारंटी देता है? सही उत्तर हो जाएगा कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। हमारे संविधान में जब प्रारंभ में मौलिक अधिकार आया था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से एक संपत्ति का अधिकार भी था। लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के तहत उसे यानी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर 300A आर्टिकल 300A के लीगल राइट्स में रख दिया गया। अब बढ़ते हैं साइंस के प्रश्नों की तरफ। साइंस का पहला प्रश्न है, किसी माध्यम का हवा की अपेक्षा अपवर्तनांक कितना है? 2/√3 है। उस माध्यम के लिए क्रांति कौन होगा? तो देख रहे हैं दोस्तों न्यूमेरिकल का लेवल कैसा है।
ऐसे ही प्रश्न आपके बिहार पुलिस फॉरेस्टर के एग्जाम में आने वाले हैं और फॉरेस्ट गार्ड में भी ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं। तो वीडियो पे अंत तक जरूर बने रहे और इसका जवाब दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 60 डिग्री। अब बनाते हैं आखिर कैसे। तो हम जानते हैं कि साइन सी हमारा होता है क्रांति कोण। साइन सी बराबर हमारा होता है 1/म्यू, जहाँ पे म्यू हमारा अपवर्तनांक होता है। तो म्यू का मान कितना दिया गया 2/√3। 2/√3 है, लेकिन 1 के बट्टा में 2/√3 आएगा, 1 के बट्टा में √3 आएगा तो यह हमारा यह ऊपर चला जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा √3/2। और साइन में किस डिग्री किस एंगल का मान √3/2 होता है, तो आप सभी जानते होंगे कौन सा एंगल, साइन 60 का मान √3/2 होता है। यानी कि सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60 डिग्री। दोस्तों न्यूमेरिकल को बनाने में टाइम लगता है, तो ऐसा ना करें कि टाइम लगा तो छोड़ के चले जाए, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इससे आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। प्रश्न है ट्रांसफार्मर प्रयुक्त करते हैं। सही उत्तर हो जाएगा एसी की वोल्टता को बदलने में। ट्रांसफार्मर जो होता है वो एसी की वोल्टता को उपचयन करता है, यानी कि बढ़ाता या घटाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। लेंस के आधे भाग को काले कागज से ढक देने पर उससे बनने वाले प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सही उत्तर हो जाएगा प्रतिबिंब का विस्तार यानी साइज पहले से आधा हो जाएगा। अगला प्रश्न, शुष्क वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है, बरसात हो जाने पर ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा। सही उत्तर बढ़ जाएगा, क्योंकि नमी युक्त वायु का जो घनत्व होता है, नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, जिसके कारण नमी युक्त वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है स्टील एवं रबर में कौन अधिक प्रत्यास्थ है। सही उत्तर हो जाएगा स्टील और रबर में हमारा स्टील जो है वो अधिक प्रत्यास्थ है। अगला प्रश्न है हमारा चित्र में दिए गए दो सदिश का परिणामी का मान क्या होगा। तो सही उत्तर बताइए। तो इसका परिणामी निकालने के लिए हम लोग सिर्फ इसके कर्ण का मान निकाल लेंगे, यानी कि हम इसका विस्थापन निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हमारा 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 और 25 किसका वर्गमूल होता है, तो 5 का वर्गमूल होता है। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति लिफ्ट से नीचे उतर रहा है, उतरते समय लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है, तो व्यक्ति का भार क्या होगा। सही उत्तर हो जाएगा 0। जब एक व्यक्ति लिफ्ट से नीचे उतर रहा है और लिफ्ट की जो रस्सी होती है वो टूट जाती है, तो उसका जो भार होगा वो 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा जो कि एक न्यूमेरिकल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁶ मीटर है, तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और गुरुत्वाकर्षण नियतांक कितना है 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होगा। तो कुछ लोग इसको बनाने में चले जाएंगे, लेकिन इसका सीधा सा लॉजिक हो जाएगा कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6.0 यानी कि 6 × 10⁻24 किलोग्राम जो होता है वो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी स्थान पर सरल लोलक की लंबाई 1 मीटर है और उसके दोलन का आवर्तकाल 25 है, तो यहाँ पे 25 नहीं, यहाँ पे 2 होगा, 2 है, तो उस स्थान का गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि आवर्तकाल बराबर क्या होता है हमारा 2π × √L/g। यहाँ से अगर हम g का मान निकालना चाहें तो 2π को हमें यहाँ इसको इधर बराबर किस पार लाना होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा t/2π। इसके बाद हमें इस रूट को हटाना होगा। रूट को हटाने के लिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। देखते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा t/2π
अब हमारा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एल बाई जी। अब रूट को हटाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ हमें स्क्वायर करना होगा, तो हमारा एल बाई जी बराबर हो जाएगा क्या, टी स्क्वायर बटे 2 पाई का स्क्वायर, यानी कि 2 का हमारा हो जाएगा 4 और पाई का हमारा हो जाएगा पाई स्क्वायर। यानी अब हमारा एल बाई जी बराबर क्या आ गया, टी स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें स्मॉल जी का मान निकालना है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो देखते हैं आगे। तो हम स्मॉल जी का मान निकालेंगे, तो हमारा जी बराबर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू एल, और बटा में हमारा हो जाएगा टी स्क्वायर। बटा में क्या हो जाएगा हमारा, टी स्क्वायर। आगे देखते हैं। तो अब हम इसमें मान पुट करते हैं। हमारा 4 का हो जाएगा 4 इंटू पाई का मान 3.14, इसका स्क्वायर है तो गुणे 3.14, और एल का मान कितना दिया गया, तो 1 मीटर दिया गया, गुणे 1 मीटर। 3.4 गुणे 3.14 गुणे 3.14 गुणे 1, और बटा में टी स्क्वायर। टी हमारा कितना दिया गया, 2 सेकेंड दिया गया। टी हमारा कितना है, यह 2 सेकेंड था, तो 2 गुणे 2, तो 2 दूनी के 4, 4 से हमारा यह 4 कट गया और 1 हो गया। और क्या गुना करना है, 3 गुणे 1 4 गुणे 3 गुणे 1 4 गुणे 1 करना है। तो हमारा अब क्या बच रहा है, कहाँ तक हम आ गए थे, तो स्मॉल जी बराबर हो जाएगा 3 गुणे 1 4 और गुणे 3 गुणे 1 4। अब अगर इन दोनों का एक गुना कीजिएगा तो आपका मान आ जाएगा 9.87 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। और अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन को रिपीट जरूर कर लें, और न्यूमेरिकल है तो टाइम लगता है, तो पेशेंस बनाए रखें। अगला प्रश्न, यदि 2000 वाट का एक हीटर नित्य 5 घंटे काम में लिया जाता है तो 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से प्रतिदिन का बिल कितना होगा। चलिए इसको बनाते हैं। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले खपत बराबर क्या होता है हमारा, खपत बराबर होता है टोटल वाट। वाट कितना हमारा, यानी कि टोटल वाट हो जाएगा हमारा 2000, उसमें हम लोग समय से गुना करते हैं यानी 5, और बटा हमारा हो जाता है 1000। तो 1000 से 2 3 जीरो कट जाएगा, 5 दूनी के 10, यानी हमारा खपत कितना आ गया, 10 यूनिट आ गया। खपत हमारा 10 यूनिट आ गया, खपत 10 यूनिट है, और प्रत्येक यूनिट का 50 पैसा लगता है। तो 10 बटे 50 से आप 50 पैसे यानी कि 0.5, 50 पैसे यानी कि क्या हो जाएगा हमारा 0.5। इसको अगर भाग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कितना आ गया था हमारा, 10 यूनिट हमारा क्या था, 10 यूनिट खपत हुआ था, और बटा पैसे कितना है, तो 0.5 यानी कि आधा रुपया है। तो इसको भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 रुपया। इसके भाग नहीं, इसमें गुना करेंगे। खपत निकालने क्या करेंगे हम, इसमें 0.5 से गुना करेंगे, बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, 5 रुपया। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा उसके अणु का क्या होता है। सही उत्तर उसके अणुओं का औसत वेग होता है। क्या होता है, तो उनके अणुओं का औसत वेग होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। संपादित कार्य का मान होता है, यानी हमें पूछा जा रहा है कार्य बराबर होता क्या है। सही उत्तर हो जाएगा बल गुने विस्थापन, और विस्थापन क्या है, तो एक प्रकार की दूरी है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। और कार्य की ऐसा मात्रा क्या होता है, तो भी जूल होता है, जूल। अगला प्रश्न, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा और कार्य का ऐसा मात्रक एक ही होता है, वो होता है हमारा न्यूटन मीटर यानी कि जूल। अगला प्रश्न, किसी गतिशील पिंड का वेग दुगना कर देने पर दुगना हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा संवेग, क्योंकि p बराबर हमारा होता है mv। जब हम v को दुगना कर देंगे तो p भी हमारा दुगना हो जाएगा। अगला प्रश्न, कांच का क्रांतिक कोण 42 डिग्री है, तो
कांच से हवा जाती हुई प्रकाश किरणें का क्या होगा? कांच से पास होती जाती हुई प्रकाश किरणों का क्या होगा जब वह 44 डिग्री के कोण पर आपतित हो? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किरण कांच से पूर्णतः परावर्तित हो जाएगी। किरण कांच से पूर्णतः परावर्तित हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों फिजिक्स नहीं केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन लाजवाब है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रश्न हमारा, किस सक्रिय गैस के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है? सही उत्तर हो जाएगा हीलियम। हीलियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न, KNO3 तथा NH4SO4 के मिश्रण को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है? सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। N2 जो है वो हमारा गैस निकलता है। अगला प्रश्न है, 1 बिलियन के 250 ml में एक पदार्थ का 6.84 ग्राम बिलियन है। उस बिलियन की मोलरता कितनी होगी? यहाँ पे हमें मोलरता ज्ञात करने को कहा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा मोलरता बराबर क्या होता है? ग्राम अणु बटे मोलरता बराबर एक कैपिटल M बराबर होता है ग्राम अणु बटा हमारा बिलियन का द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान तो हमें 250 ml पता है, लेकिन ग्राम अणु नहीं पता। तो पहले हम ग्राम अणु निकालेंगे। तो ग्राम अणु बराबर हमारा होता है, ग्राम अणु बराबर बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का भार और बटे आणविक भार। तो ग्राम अणु बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 6.84 बटा 171। आणविक द्रव्यमान कितना है? 171। इसको अगर भाग करेंगे आप तो कितना आ जाएगा हमारा? इसको भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 0.04, क्योंकि हमारा 4 से कट जाता है पूरा और 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 2 अंक के बाद हमारा दशमलव आएगा तो हो जाएगा 0.04। तो हमारा अणु द्रव्यमान ग्राम अणु कितना आ गया? 0.04 अणु द्रव्यमान आ गया। इसके बाद हम इसको किससे भाग देंगे? तो इसके बिलियन के द्रव्यमान से भाग देंगे। बिलियन का द्रव्यमान कितना है? 250 ml है। 250 ml को हम लीटर में बदलेंगे। 250 ml को लीटर में बदलेंगे तो इसको हमें 1000 से क्या करना होगा? भाग देना होगा। अगर इसको आप भाग कीजिएगा क्या आ जाएगा हमारा? 1/4 कितना आएगा? 1/4। और 1/4 को अगर भाग करेंगे तो हमारा हो जाता है 1/4 को अगर हम भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.25। कितना आ जाएगा? 0.25। यानी कि हमें यहाँ पे मेन लिख के क्या करना है? तो इसमें 0.25 से भाग करना है। 0.25 से भाग करना है। दशमलव से दशमलव हमारा कट जाएगा। अब 4 को अगर 25 से भाग कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 0.16 मोल, 0.16 m, जो कि हमारा मोलरता को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सीमेंट में CaSO4 मिलाया जाता है किस लिए? सही उत्तर हो जाएगा सीमेंट को जमने में विलंब होने के लिए, ताकि सीमेंट जल्दी ना जमे। निम्नलिखित में से किसके नाभिक में 6 प्रोटॉन होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा कार्बन। प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो हमारी परमाणु संख्या के बराबर होती है। परमाणु संख्या के बराबर होते हैं। परमाणु संख्या 6 किसका होता है? कार्बन का। अगले प्रश्न को देखते हैं। सोडियम की परमाणु संख्या कितना है? 11। सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। सही उत्तर हो जाएगा 1, क्योंकि सोडियम का जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 1s2 2s2 2p6 2p6 और 3s1। बाह्य कक्षा में कितना है? तो 1 इलेक्ट्रॉन है, जो कि हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, N2 अणु में रासायनिक बंधन बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? N2 यानी नाइट्रोजन अणु में रासायनिक बंधन बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? सही उत्तर हो जाएगा 6। नाइट्रोजन बनाने में 6 अणु भाग लेते हैं, क्योंकि हमारा नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है? इसका परमाणु संख्या कितना? 7। तो हो जाएगा 1s2 2s2 3p3, यानी इसके बाह्य कक्षा में कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन हैं।
तो 3 इलेक्ट्रॉन से मिलकर यह क्या करेगा, अपने आप को अस्थायी करेगा, बंधन बनाएगा। 3 3 6 इलेक्ट्रॉन से। अगला प्रश्न, कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ता डालने पर तांबा अवक्षेपित होता है, इस अभिक्रिया में क्या होता है? कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ता डालने पर तांबा अवक्षेपित हो जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉपर सल्फेट का अवकरण होता है। अगला, तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं समान होने पर वे सदस्य आवर्त सारणी में होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा एक ही वर्ग में। यदि तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो तो वो एक ही वर्ग के तत्व होते हैं। अगला प्रश्न, सभी समान गुण वाले तत्व आवर्त सारणी में रखे जाते हैं, तो जिनका संयोजी इलेक्ट्रॉन समान, वो उनके गुण भी समान, यानी कि वो कहाँ रहेंगे, तो एक ही वर्ग में रहेंगे। अगला प्रश्न, बारूद होता है, सही उत्तर हो जाएगा मिश्रण। बारूद क्या होता है, तो एक मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित है, किस लिए? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अंडे में गंधक उपस्थित होता है जो चांदी से क्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिससे चम्मच नष्ट हो जाता है। इसलिए चम्मच से आप भी कभी अंडा नहीं खाइएगा, चांदी के चम्मच से। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रतिक्रिया रेडॉक्स प्रतिक्रिया नहीं है? रेडॉक्स प्रतिक्रिया कौन होता है? तो वैसी प्रतिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों एक साथ हो, उसे रेडॉक्स प्रतिक्रिया कहते हैं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होती है। ऑप्शन नंबर क्या हमारा, CaCl2 प्लस H2SO4 रिएक्शन करके हमारा बनाता है CaSO4 प्लस 2HCl। इसमें जो है हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होता है। अगला प्रश्न, पीले फास्फोरस को NaOH विलयन के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? सही उत्तर हो जाएगा PH3। पीले फास्फोरस को जब हम NaOH के विलयन के साथ गर्म करते तो हमें PH3 प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, हजामत बनाने वाले साबुन अधिक झाग बनाते हैं तथा शीघ्र सूखता नहीं है, यह निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सही उत्तर हो जाएगा रोजिन एवं ग्लिसरॉल। हजामत बनाने वाला साबुन में अधिक झाग होता है वो ग्लिसरॉल के कारण, और यह शीघ्र नहीं सूखता रोजिन के कारण। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, रोजिन एवं ग्लिसरॉल। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से वे रक्त कणिकाएं कौन सी है जो रोग का प्रतिरोध करने में सहायता प्रदान करती हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वेत कोशिका यानी कि WBC, व्हाइट ब्लड सेल जो होता है हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अगला प्रश्न, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है? सही उत्तर हो जाएगा 4%। हमारी छोड़ी हुई हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है, जबकि नाइट्रोजन की मात्रा 79% और ऑक्सीजन की मात्रा 17% होती है। अगला प्रश्न, किसी शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या में क्या होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माता और पिता के प्रत्येक से प्राप्त जीनों की संख्या समान होती है। 22 + X अपनी माता से, जबकि 22 + Y अपने पिता से प्राप्त करता है कोई भी शिशु मतलब लड़का के लिए Y और लड़की के लिए X प्राप्त करता है अपने पिता से। अगले प्रश्न को देखते हैं। वृक्क के आकार की द्वार कोशिका किसमें पाई जाती है? सही उत्तर हो जाएगा द्विबीजीय पादपों में। द्विबीजीय पादपों में जो द्वार कोशिका होती है वो वृक्क के आकार की होती है। लेकिन बात करें एक बीजीय पादपों में, तो एक बीजीय पादपों में जो द्वार कोशिका होती है वो डम्बेल आकार की होती है। किस आकार की?
डंबेल आकार की होती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका संबंध वनवर्धन यानी सिल्वीकल्चर के साथ है? सही उत्तर हो जाएगा जंगली फसलें। जंगली फसलें का जो संबंध है वो सिल्वीकल्चर है। अगला प्रश्न, गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यदि पकने की अवधि के दौरान पाला पड़ जाए। पाला ठंड के कारण जो होता है उसे पाला कहते हैं, पाला पड़ जाए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर को ताप स्थापी रखती है? सही उत्तर हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है वो शरीर को ताप स्थापी रखती है, यानी कि शरीर के ताप को नियंत्रित रखती है। अगला प्रश्न, कैंसर के निदान में निम्नलिखित में से कौन सा परिरक्षण सहायता करता है? सही उत्तर हो जाएगा जिबूती परीक्षा यानी बायोप्सी। बायोप्सी जो है वो कैंसर के निदान में सहायता प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, नाना बाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय खमीर यानी ईस्ट मिलाने का क्या कारण है? सही उत्तर हो जाएगा ईस्ट या खमीर मिलाने से डबल रोटी को जो है वो नर्म एवं स्पंज जैसा बना देता है, यानी स्पंजी बना देता है। अगला प्रश्न, अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, जीन कहाँ पे होते हैं? तो गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम में मौजूद होते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारा, डंबेलाकार द्वार कोशिका किसमें होती है? तो अभी जस्ट हम बताते हैं डंबेलाकार जो कोशिका द्वार कोशिका होती है वो एक बीजी पादपों में होती है। तो इन सब में एक बीजी पादप कौन है? तो वो गेहूं है। गेहूं क्या है? तो एक बीजी पादप है। अगला प्रश्न, सपाट पैरों वाले ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकते हैं, क्यों? तो क्योंकि जितना पैर उनका सपाट होगा यानी कि चौड़ा होगा उतने ज़्यादा इनको एरिया मिलेगी, और जितना ज़्यादा एरिया मिलेगा उतना ही कम उन पे यानी रेत पे दबाव पड़ेगा। सही उत्तर हो जाएगा संपर्कगत पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण रेत पर दबाव यानी दाब कम हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शरीर का वह अंग कौन सा है जो कभी भी विश्राम नहीं करता? सही उत्तर हो जाएगा हृदय। हृदय जो है वो कभी भी विश्राम नहीं करता। हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें पौधा पोषक तत्व मौजूद हो। हड्डी का प्रयोग तत्व मौजूद होता है। सही उत्तर हो जाएगा फास्फोरस। हमारे हड्डी में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम एवं फास्फोरस पाया जाता है, लेकिन जो हमारा पौधों के लिए सबसे पोषक तत्व है वो होता है हमारा NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो इसमें से जरूरी कौन है? तो हमारा फास्फोरस, यानी सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न, बच्चे का लिंग निर्धारण होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा पिता के गुणसूत्र से। अगला प्रश्न, रंध्रमुख यानी रंध्र द्वार इस पर आधारित है। सही उत्तर हो जाएगा अंतःपराशरण पे आधारित है। निम्नलिखित में से किस समूह में जानवरों के दांत नहीं होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा मोर, शुतुरमुर्ग और कछुए के दांत नहीं होते। किनको? मोर, शुतुरमुर्ग और कछुए के दांत नहीं होते हैं। अगला प्रश्न, परागज ज्वर निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? परागज ज्वर किसका लक्षण है? सही उत्तर हो जाएगा एलर्जी का। परागज ज्वर जो है वो एलर्जी का मुख्य लक्षण है। अब परागज ज्वर होता क्या है? तो परागज ज्वर में हमारी जो नाक होती है, नाक में खुजलाहट हो जाती है, आँख से पानी गिरने लगते हैं और हमें छींकें आने लगती हैं। क्या? बहुत ज़्यादा छींकें आने लगती हैं। ये सभी क्या है? तो एलर्जी के लक्षण हैं। अगला प्रश्न है, थैलासीमिया
एक आनुवांशिकी बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? सही उत्तर हो जाएगा रुधिर को। थैलासीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है जो कि रुधिर को प्रभावित करता है, और किसी भी बच्चे में इसका जो जांच होता है वो जांच का पता 3 महीने बाद ही हम इसका पता लगा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुराष्ट्रीय निगम को यह भी कहा जाता है, यानी बहुराष्ट्रीय निगम को और किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय निगम के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जीके का प्रश्न, जीएस का प्रश्न खत्म होता है। अब बढ़ते हैं हिंदी। यहाँ से हमारे हिंदी के प्रश्न स्टार्ट होते हैं, और हिंदी के प्रश्न में 5 नंबर हमारा गद्यांश से पूछा जाता है, जो कि बहुत ही ईजी होता है। क्या? बहुत ही ईजी होता है। तो गद्यांश के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें गद्यांश के प्रश्नों को पढ़ना पड़ता है। तो चलिए पहले हम गद्यांश के प्रश्नों को देख लेते हैं। गद्यांश का पहला प्रश्न है, मंत्री नामक अध्यापक कक्षा में किसका उपयोग नहीं करते हैं? श्यामपट्ट, पुस्तक, छड़ या इनमें से कोई नहीं। अगला, पढ़ने वाले लड़कों, यहाँ पे क्या होता है? लड़कों। पढ़ने वाले लड़कों को क्या मिलती थी? सम्मान, किताब, शाबाशी या इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, मंत्री मास्टर क्या पढ़ाते थे? गणित, अंग्रेजी, हिंदी और इतिहास। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बसंत पाटिल कैसा लड़का था? दुबला पतला, होशियार, शांत या उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, कक्षा का मॉनिटर कौन था? आनंद, केशव, सुरेश या बसंत पाटिल। तो ये सभी प्रश्न इसको दिमाग में रखेंगे और बढ़ते हैं हम अपने गद्यांश की तरफ। गद्यांश है हमारा, मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए। वे प्रायः छड़ी का प्रयोग नहीं करते थे। हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घूसा लगा देते थे। पीठ पर एक जोर का बैठते ही लड़का हुक भरने लगता था। लड़कों के मन में उनकी दहशत बैठी हुई थी। उसके कारण उद्यम करने वाले लड़कों को प्रायः मौका नहीं मिलता था। आगे है, पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे। एक आध सवाल गलत हो जाता तो वे उसे अपने पास बुलाकर समझा देते। एक आध लड़के की कोई मूर्खता दिखाई दी तो वे उसे ही ठोक देते। इसलिए सभी का पसीना छूटने लगता। सभी लड़के घर से ही पढ़ाई करके आने लगे। आगे है, बसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर से दुबला पतला किंतु बड़ा होशियार था। उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे। स्वभाव से वो कैसा था? शांत था। हमेशा पढ़ने में लगा रहता था। घर से पूरी तैयारी करके ही आता होगा। दूसरों के सवालों की जांच करता था। मास्टर ने उसे कक्षा के मॉनिटर बना दिया था। हमेशा पहली बेंच पर बैठता, बिल्कुल मास्टर के पास। कक्षा में उसका सम्मान था। तो यहाँ पे हमारा गद्यांश कंप्लीट होता है। अब पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। गद्यांश का पहला प्रश्न है, मंत्री नामक अध्यापक कक्षा में किसका उपयोग नहीं करते थे? तो सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। सही उत्तर हो जाएगा छड़ी। अगला प्रश्न है, पढ़ने वाले लड़कों को क्या मिलती थी? यहाँ क्या है हमारा? लड़कों को क्या मिलती थी? तो शाबाशी मिलती थी। अगला प्रश्न, मंत्री मास्टर क्या पढ़ाते थे? तो मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे। बसंत पाटिल कैसा लड़का था? तो बसंत पाटिल जो था वो दुबला पतला, होशियार और शांत स्वभाव का लड़का था, यानी उपयुक्त में सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारा, कक्षा का मॉनिटर कौन था? सही उत्तर हो जाएगा लास्ट में उसे बसंत पाटिल को कक्षा का मॉनिटर बना दिया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में अशुद्ध वाक्य पहचानिए। तो इसमें अशुद्ध वाक्य कौन हो जाएगा? एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रहे हैं, जो कि अशुद्ध वाक्य, क्योंकि यहाँ पे चर रहे नहीं, चर रही है होती। क्या होती? चर रही है होती। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उन्नति का पर्यायवाची नहीं है, यानी उसके जैसा नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा उमंग। उमंग जो है वो उन्नति का पर्यायवाची नहीं है। उन्नति यानी विकास। अगला प्रश्न है हमारा,
निम्नलिखित प्रश्न में विशेषण को पहचानिए। सही उत्तर हो जाएगा प्राचीन। प्राचीन जो है वो एक विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में संधि विच्छेद पहचानिए। सही उत्तर हो जाएगा निह धन चल बराबर निश्चल। निह धन चल बराबर क्या हो जाएगा निश्चल। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि हमारे आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। नीचे दिए हुए शब्द का सर्वोत्तम विलोम शब्द पहचानिए। विलोम यानी उल्टा शब्द हमें चुनना है। तो अंत का क्या हो जाएगा आदि। अंत का आदि। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आज का यह वीडियो खत्म होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।